हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलोहन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था, तो आज आगे इसी को ही हम डिस्कस करेंगे। और एक बार हम ये भी देख लेंगे कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, उसे रिवाइज कर लेंगे। चलो, सबसे पहले अगर यहाँ पर ये ग्राफ हमें दिख रहा है तो ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है। ये तो चैप्टर का नाम है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी हुई है, ए क्या है, कोई रिएक्टेंट है, और उससे बन रहा है बी कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन टाइम का एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ को देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है कि ये जो है बी प्रोडक्ट, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, और ये जो ग्राफ है रिएक्टेंट का वो नीचे को आ रहा है। यानी कि टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे 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 हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से बन रहा कोई प्रोडक्ट बी है, ठीक है। हमने कहा जब टाइम था 0 तो एक ए की जो कंसंट्रेशन है वो कुछ थी ए, और बी की क्या थी, यानी कि जब टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट तो पूरा है, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अब हम कह रहे हैं किसी टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन में से एक्स कंसंट्रेशन क्या हो गई, चली गई। यानी कि इतनी एक्स कंसंट्रेशन क्या बन गई होगी, प्रोडक्ट बन गई होगी। तो प्रोडक्ट कितना, एक्स। फिर हम कह रहे हैं टाइम इनफाइनाइट पर अब रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो ए क्या हो रहा है, ए हो जाएगा 0, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जब कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, तो विद टाइम, टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जो प्रोडक्ट है विद टाइम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी रिएक्शन में विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर सिंपली दिख रहा है। तो वही हमने इस ग्राफ के माध्यम से शो किया हुआ है यहाँ पर। चलो, इतना समझ में आ गया है थोड़ा बहुत। अभी ये समझ में आ गया होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन और नीड ऑफ काइनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे हमें बात करनी है, ठीक है। अभी फिलहाल एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट हम पढ़ गए, थोड़ा बहुत रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमने बात कर ली थी। क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो रिएक्शन के रेट की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं, उसी को केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल भी देखा था, ठीक है। लकड़ी और पेट्रोल है, कौन जल्दी जलेगा, पेट्रोल जल्दी जलेगा, है ना। आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो और एक गिलास में पेट्रोल ले लो थोड़ा सा, तो कौन जल्दी जलेगा, माचिस की तीली अगर आप दोनों पर लगाएंगे तो जल्दी क्या है, पेट्रोल ही जलेगा। पेट्रोल के जलने का रेट ज्यादा है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्यों पेट्रोल जल्दी जल रहा है। दूसरी चीज, हमने देखा कि लकड़ी तो देर में जल रही है, ठीक है। अब लकड़ी को हमने क्या कर लिया, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया, यानी कि लकड़ी को क्या बना दिया, बुरादा बना दिया, पाउडर बना दिया। अब हम दोनों में माचिस लगाएंगे, लकड़ी पर और पाउडर फॉर्म पर, तो क्या देखेंगे, जो पाउडर फॉर्म है वो जल्दी जलेगी, यानी इसका रेट क्या बढ़ गया है, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया रेट, क्योंकि हमने इसका क्या कर लिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। क्या कर लिया है, इसका क्या कर लिया है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा लिया है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, पाउडर फॉर्म में है तो ज्यादा सरफेस एरिया, तो फटाफट से क्या होगा, ये जलने लग जाए, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मेजरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक्स इन सभी के साथ डील करता है। तो यही सब कुछ हमें चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, फिर हमने रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात की, एक बार आप देखिए। तो हमने पढ़ा हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन है।
सबसे पहले फास्ट रिएक्शन जिनको होने में फ्रैक्शंस ऑफ टाइम लगता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, सॉरी, यानी कि सेकंड के भी फ्रैक्शन में ये रिएक्शन हो जाती है, इतनी फास्ट रिएक्शन भी होती है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम बात करें, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड और बेस को मिला करके क्या बनता है, सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन होता है। बचपन में ये रिएक्शन पढ़ी थी, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई भी है। तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए ये क्या है, फास्ट रिएक्शन है। फिर कुछ रिएक्शन जैसे कि स्लो रिएक्शन, जिनको होने में कुछ दिन, महीने, साल लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आप एक आयरन रॉड ले लीजिए, आज ले लीजिए और कल देखिए क्या उस पर रस्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको कम से कम 4-5 महीने वेट करना पड़ेगा। 4-5 महीने में थोड़ा बहुत अगर रस्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। 1 साल में थोड़ा बहुत रस्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहते हैं बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। तो बच्चों ये दोनों प्रोसेस देखो, ये तो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है इसमें, क्योंकि सालों का समय लग रहा है, और ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन के रेट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करते हैं। फिर आती है हमारी मॉडरेट रिएक्शन, इन रिएक्शन के रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इन्हें रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ सेकंड, मिनट या कुछ घंटों का टाइम लगता है, ठीक है, समझ में आया, कुछ सेकंड, मिनट या घंटों का टाइम लगता है। तो ये हो गई मॉडरेट रिएक्शन। रेट डिटरमाइन किया जाएगा केवल मॉडरेट रिएक्शन का। तो हम इस चैप्टर में जो भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं सारी मॉडरेट रिएक्शन ही है, ठीक है, स्लो और फास्ट हम नहीं पढ़ेंगे। चलो फिर यहाँ पर वही रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की। अगर हम रेट को डिफाइन करें तो रेट का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या है, हमारा रेट है रिएक्शन का, अपॉन टाइम टेकन। दो तरह के रेट हमने डिफाइन किए थे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो बच्चों, एवरेज रेट जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाए, और इंस्टेंटेनियस रेट जो किसमें होती है, गिवन इंस्टेंट में होती है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर हमने ग्राफ से समझ लिया था, कैसे देख, यहाँ पर इस ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। रिएक्टेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, तो देखो जब टाइम था कुछ t1 की कंसंट्रेशन कितनी थी, कंसंट्रेशन थी कुछ कितनी, फिर टाइम t2 के साथ कंसंट्रेशन कुछ कितनी है। अब आपको क्या दिख रहा है, t1 में कंसंट्रेशन है c1 और t2 में कंसंट्रेशन है c2। आपको क्या ये दिख रहा है कि c1 क्या है, ग्रेटर है c2 से, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि c1 इज ग्रेटर देन c2। c1 अब c2 से ज्यादा है, यानी कि अगर हम रेट की बात करते हैं जो कि क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस c1। देखो टाइम का तो ठीक है, टाइम तो आगे को इंक्रीज ही हो रहा है, t2 क्या होगा, ज्यादा होगा t1 से, होगा ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा होगा t2। लेकिन c1 क्या है, ज्यादा है c2 से, यहाँ पर जो रेट आएगा वो किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में भी सेम है, लेकिन प्रोडक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि टाइम t1 पर कंसंट्रेशन है c1 और टाइम t2 पर कंसंट्रेशन है c2, जहां पर c2 ही ग्रेटर है c1 से। तो यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये टाइम टेक, ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पर हम पूरी रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट एवरेज कितना है, एवरेज रेट कितना है, प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस साइन, यानी कि पॉजिटिव साइन इज फॉर प्रोडक्ट एंड नेगेटिव साइन फॉर रिएक्टेंट, इतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन। क्लियर है यहाँ पर, ये ग्राफ देख करके समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या चेंज है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात की थी, ये क्या है, ग्राफ की स्लोप है, ठीक है, क्या है, dc बाय dt, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट, dc बाय dt।
चलो फिर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था जहां पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन दी गई थी, एवरेज रेट हमें फाइंड करना था अलग अलग टाइम। ठीक है, तो एवरेज रेट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था। अगर हमने यहाँ पर यूनिट की बात की तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड यूनिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रेट ऑफ appearance and rate of disappearance। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अपीयरेंस किसके लिए डिफाइंड है और डिसअपियरेंस किसके लिए डिफाइंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए डिफाइंड है? डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है डॉक्टर एपी। डॉक्टर एपी का मतलब है DR का मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट एंड AP यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस इज डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट। जैसे आप अपीयरेंस से भी याद रख सकते हो AP यानी कि अपीयरेंस इज फॉर प्रोडक्ट। हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए ये डिफाइंड। क्लियर है? तो अगर हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं ROD इज इक्वल्स टू, अच्छा किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? समझ में आया था ना, अभी हमने ग्राफ डिस्कस किया था। ये ग्राफ डिस्कस किया था, समझ में आ गया था माइनस में क्यों आया है। चेंज इन concentration of reactants upon टाइम। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना, फिर बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात होगी, अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस शॉर्ट में लिख सकते हैं ROA। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस इज डिफाइंड फॉर
प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला है सेम, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, वहां पर क्या जाएगा प्लस साइन। प्लस साइन यानी कि कोई साइन नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन concentration of product upon टाइम टेक, ठीक है। चलो इतना आप नोट करो, फिर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होता है के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन is always defined or per mole of reactant product, ठीक है। पर मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, 2A प्लस 3B गिव 4C, ऐसे करके कोई रिएक्शन, तो रेट कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ, अच्छा रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाय डी टी, इस तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, फॉर, अब यही अगर हम लिखें फॉर 1 मोल ऑफ ए, तो 1 मोल ए के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना है, माइनस डी ए बाय डी टी। वही हम कहे फॉर 2 मोल्स, यहाँ पर कितने, सॉरी फॉर 2 मोल्स है ये, 2 मोल के लिए कितना है, इतना दिख रहा है ये सेम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर 1 मोल, 1 मोल ऑफ ए, rate of disappearance is equals to 1 by 2 minus 1 by 2 into dA by, तो यही क्या है, रेट भी है ना, रेट ये भी है, इसके लिए भी सेम लिखेंगे, इसके लिए भी सेम लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं दोनों, बी के लिए भी लिखते हैं रेट ऑफ, ऐसे ही सेम हमें सी के लिए भी लिखना है, रेट ऑफ, अच्छा डिफरेंस क्या आएगा, सी के लिए हम क्या लिखेंगे, सी के लिए हम रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे, जो कि नेगेटिव में नहीं आएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी,
बी के अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात करें तो ये है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी फॉर 3 मोल्स। हमने क्या किसके लिए लिखा है? फॉर 3 मोल्स। रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस डी बी बाय डी टी। तो यही अगर हम फॉर 1 मोल के लिए लिखते हैं तो 1 मोल ऑफ बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -1/3 dB बाय dt। क्लियर है इतना? अच्छा, क्या हम सी के लिए लिख सकते हैं? सी के लिए आप खुद से लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए। रेट ऑफ अपीयरेंस नोट कीजिए इतना। तो 4 सी के लिए लिखते हैं। लिख लेते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इज इक्वल्स टू डी बाय डी। क्या है? 4 मोल थे ना वहां पर। फॉर 4 मोल ऑफ सी rate of appearance is equals to dc by dt। 1 मोल के लिए कितना होगा? फॉर 1 मोल ऑफ सी rate of appearance is equals to 1 by कितना? 4 है ना? 1 by 4 मोल के लिए 1 by 4 dc by dt। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये जो इक्वेशन थी कौन सी थी? हमने लिखी थी 2a प्लस 3b गिव 4c। अगर अब इस रिएक्शन के रेट के बारे में बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिख लेंगे आर ओ आर। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1/3 डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/4 डी बाई। ये हो जाएगा इस रिएक्शन का ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं ना, ये देखो 1/2 डी ए बाय डी टी। तो यहाँ पर इतना जो हमने लिखा है और ये जो पूरा हमने लिखा है, क्या समझ में आता है? ये जो पूरा है ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन। इतना जो हमने लिखा है ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। जिसके भी देखो ये लिखा है तो हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए इतना क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, माइनस नहीं होता तो शायद अपीयरेंस का होता है। ये अपीयरेंस के लिए भी हम ऐसे। ठीक है, क्लियर है? तो पूरा का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर ये जो डी ए बाई डी टी है ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक, चलो इतना समझ में आया। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D। इसके लिए आपको रेट लिखना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है।
रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? तो बहुत इजी है, कैसे लिखेंगे हम? -1/n1 dA/dt is equals to -1/n2 dB/dt is equals to +1/n3 dB/dt is equals to +dD/, तो ये क्या हो गया? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लिख भी लेंगे रेट एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल रेट, क्लियर है? अब आप किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएं तो आप कर लेंगे। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, आज हमने रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात की। देखा रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखने कैसा कैसे, ठीक है? रिएक्टेंट Q माइनस में है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव है, तो इसके बारे में हमने आज बात की। बाकी इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।